हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय हम जीवन कौशल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रेरणा या अभिप्रेरणा। ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है जिसे हम पिछले 3 वीडियो में लगभग कर चुके हैं और वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, फिर ही पूरा समझ में आएगा आगे का। ठीक है, तो आगे हम आते हैं। आगे अपना प्रेरणा का एक सिद्धांत है, हल का सबलीकरण का सिद्धांत। ठीक है, हल का सबलीकरण का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का अन्य नाम और है। सबलीकरण का सिद्धांत तो नाम है ही। प्रणोद और न्यूनता का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, ठीक है, आवश्यकता और अवकलन का सिद्धांत, और हल के इस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। ओके, ठीक है, तो ये अन्य नाम हो गए। पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत और अवकलन का सिद्धांत। ठीक है, तो जो क्लार्क हल थे ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, क्लार्क हल। ठीक है, क्लार्क हल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक प्रेरणावादी थे जो अपने ये फेमस हुए थे अपने ये सबलीकरण के सिद्धांत के। ठीक, जो अपने सबलीकरण के सिद्धांत के कारण जाने जाते थे। ठीक है, हल जो है अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये अपने सबलीकरण के सिद्धांत के कारण जाने जाते थे। ठीक है, हल का जो सिद्धांत है इसे विश्व भर में जो पहचान मिली है, ठीक है, ये इसी सिद्धांत से मिली है, क्योंकि जितने अभिप्रेरणा के तत्व हैं इन्हीं के सिद्धांत से लिए गए हैं। ये क्लार्क हल जो है इन्हें पहचान किससे मिली? सबलीकरण के सिद्धांत से। ठीक है, और विश्व भर में इनका नाम इसलिए है कि जितने भी अभिप्रेरणा के तत्व हैं सब सबलीकरण के सिद्धांत से ही लिए गए हैं। आप देख रहे हैं अभिप्रेरणा के इनके तत्व क्या है? संतुलन है, आवश्यकता है, प्रणोद है, प्रोत्साहन है, सबलीकरण। ये सारे प्रेरणा के तत्व हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा के तत्व हैं। तो इनके सिद्धांत का हम इनके भी पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। इन सबको तो हमने देख ही लिया है, तो देखते हैं। पहला इनके सिद्धांत के तत्व कौन सा है? संतुलन। ठीक है, संतुलन। इसका आशय यह है कि जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है तब तक हम आराम से संतुलन बना के बैठे रहते हैं, किसी चीज़ के लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, बिना आवश्यकता के कार्य न करना। एक शब्दों में कह सकते हैं कि बिना आवश्यकता के कार्य न करना। ठीक है, हम बिना आवश्यकता के कार्य नहीं करना चाहते, हम संतुलन बना के बैठे रहते हैं। तो ये हो गया संतुलन। ओके, तो ये संतुलन हो गया। फिर अगला है आवश्यकता। ठीक, आवश्यकता क्या है कि जब तक आवश्यकता वो अवस्था है जब व्यक्ति में असंतुलन पैदा होता है, यानी कि जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी हम किसी चीज़ का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हमें प्यास ही लगी है, ठीक है, प्यास लगी है और हमें पानी की आवश्यकता है, ठीक है, तभी हम पानी पाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आवश्यकता। यानी कि जो आवश्यकता है ये असंतुलन पैदा करती है। जैसे हम इसमें संतुलित अवस्था में बैठे रहते हैं, बिना आवश्यकता के कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसे ही आवश्यकता होती है तो हम असंतुलित हो जाते हैं, ये असंतुलन पैदा करती है। ठीक है, आवश्यकता जो है असंतुलन पैदा करती है, यानी उस कार्य को ढूंढने के लिए हमारे अंदर बेचैनी करती है, असंतुलन पैदा करती है। ओके, फिर अगला आता है प्रणोद या चालक। हमने पीछे प्रणोद या चालक पढ़ा है। इसमें क्या है? ये तनाव है, ठीक है, जो आवश्यकता से पैदा होता है। ठीक है, हमें जब पानी की आवश्यकता है तो तनाव क्या है? जब प्यास लगी है तभी हमें पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये तनाव है प्रणोद। ठीक है, प्यास हमें लगी तो हमें तनाव हुआ, तो हमें आवश्यकता किसकी पड़ी? पानी की पड़ी। ठीक है, तो ये जो है तनाव जो है आवश्यकता से पैदा होता है और ठीक है, मनुष्य को कार्य करने के लिए विचलित करता है। हो गया ये। फिर अगला है प्रोत्साहन। ठीक है, अब हमें पानी की आवश्यकता थी क्या? जब प्यास लगी थी तो प्रोत्साहन कैसे मिला कि हमें पानी की प्राप्ति हो गई। ठीक है, किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाना प्रोत्साहन हो जाता है। ठीक है, यानी कि अपनी आवश्यकता से संतुष्ट हो जाना, यानी कि आवश्यकता से संतुष्ट हो जाना, आवश्यकता से संतुष्ट हो जाना, यानी कि हमें पानी की प्राप्ति हो गई। ओके, आवश्यकता से संतुष्ट हो जाना प्रोत्साहन है। अब इन चारों को एक बार और समझते हैं, फिर हम 5वें पे चलते हैं। संतुलन, जब तक हमें किसी कार्य की आवश्यकता नहीं होती हम संतुलन बना के बैठे रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आता है आवश्यकता।
आवश्यकता जब तक हमारे अंदर नहीं होती है तब तक हम संतुलित बैठे रहते हैं। जैसे आवश्यकता होती है हमारे अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है, असंतुलन, ठीक है। और फिर प्रणोद यानी चालक है, ठीक। तो जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तब तक चालक का जन्म नहीं होगा, यानी चालक जो है तनाव जो है आवश्यकता से पैदा होता है, यानी चालक। और आ गया फिर प्रोत्साहन, ठीक है। जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो क्या हमें हो जाता है, प्रोत्साहन मिल जाता है, यानी आवश्यकता से संतुष्ट हो जाते हैं हम तो हमें प्रोत्साहन मिल जाता है, सबलीकरण, ठीक है। जब किसी के व्यवहार से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसी व्यवहार को दोहराना चाहता है, यानी दोहराना, किसी कार्य को दोहराना, ठीक है, किसी कार्य को दोहराना, ठीक। जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई तब हम उसी व्यक्ति के व्यवहार को, जैसे किसी व्यवहार से जब जिस व्यवहार से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है वह उसी व्यवहार को दोहराना चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर का लेके बता देते हैं। प्यास लगी थी तब पानी की आवश्यकता थी, पानी की प्राप्ति हो गई, फिर अगर हमें चाहिए तो हम दूसरे भी रिसोर्स से हम पानी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इतना हम आगे देखते हैं क्या, अब इतना जहाँ तक तो समझ में आया ही होगा आपका कि हल के प्रेरणा के सिद्धांत के तत्व कौन कौन से हैं, संतुलन, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन और सबलीकरण। तो हम आते हैं क्लार्क हल की बुक कौन कौन सी थी। तो बुक इनकी थी द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर और द इसेंशियल ऑफ बिहेवियर, ये एक बुक थी हल की। तो जहाँ तक थ्योरी आपको हल की समझ में आ गई होगी, ठीक है, और वीडियो नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, पिछले वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रेरणा के सिद्धांत पे। अब हम अपने अगले सिद्धांत पे आते हैं, जो सिद्धांत है अभिप्रेरणा का शरीर रचना का सिद्धांत, ठीक है। अभिप्रेरणा का शरीर रचना का सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था मॉर्गन एंड मुरे ने, ओके, मॉर्गन एंड मुरे ने। ये सिद्धांत मॉर्गन एवं मुरे ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इनका सिद्धांत थोड़ा अलग है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये कहा है कि जो अभिप्रेरणा है वो हमें किसी बाहरी वातावरण से नहीं मिलती है। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा है कि जो अभिप्रेरणा है वो हमें बाहर से नहीं मिलती है, किसी बाहरी वातावरण से। इन्होंने कहा था कि बाहरी वातावरण से नहीं मिलती है, यानी कि अभिप्रेरणा का केंद्र हमारा बाहरी वातावरण नहीं है, ठीक है, बल्कि अभिप्रेरणा का केंद्र खुद हमारा शरीर है, ठीक। इन्होंने क्या कहा था कि खुद हमारा शरीर है। इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा का केंद्र बाहरी वातावरण में मौजूद उद्दीपक नहीं है। अभिप्रेरणा का केंद्र बाहरी वातावरण में मौजूद उद्दीपक नहीं है, जो मौजूद उद्दीपक हैं वो नहीं है, ओके, बल्कि हमारा शरीर है, ठीक है, बल्कि हमारा शरीर ही है। हम एक लाइन में इसको और बोल देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मॉर्गन एंड मुरे ने कहा था कि जो अभिप्रेरणा का केंद्र है वो बाहरी वातावरण में मौजूद उद्दीपक नहीं है, बल्कि हमारा शरीर ही है, ठीक है। इन्होंने एक उदाहरण दिया। इन्होंने कहा कि अगर हमें भूख लग रही है, इन्होंने कहा कि अगर हमें भूख लग रही है तो भूख हमारे शरीर को महसूस होगी, यानी कि भूख जो है हमारे शरीर को महसूस होगी, यानी कि भूख, इन्होंने कहा भूख अगर प्रेरक है, भूख, ठीक है, भूख अगर प्रेरक है तो भूख लग रही है वो हमारे शरीर को महसूस होगी, ना कि भोजन को महसूस होगी, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जब भूख लगेगी हमारे शरीर को तो हमारे शरीर ही में ना महसूस होगी, और जो भोजन को तो महसूस नहीं होगी कि हाँ उसको भूख लगी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा यदि भूख प्रेरक है तो यह शरीर को महसूस होती है, ना कि उद्दीपक रूपी भोजन को, ठीक है। इन्होंने इसे प्रेरक माना है और इसे उद्दीपक तो है भोजन। तो उन्होंने कहा है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे शरीर में को पता चलता है, यानी कि शरीर हमारा महसूस करता है, ना कि भोजन महसूस करता है। भोजन को इन्होंने बाहरी वातावरण माना है, ठीक है। ये आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अगला है, इन्होंने कहा है कि इस मुरे मॉर्गन का मानना है कि हमारे शरीर में कुछ अभिवाही ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियां? अभिवाही ग्रंथियां, ठीक है, जो संदेश भेजती हैं, ठीक है। कुछ अभिवाही ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में जो संदेश भेजती हैं, जो हमारी इंद्रियों से पैदा होती हैं, जो हमारी इंद्रियों से पैदा होती हैं, हमारी इंद्रियों से पैदा होती हैं
अभिवाही ग्रंथियाँ जो संदेश जो पैदा होता है हमारी इंद्रियों से, अभिवाही ग्रंथियाँ उन्हें भेजती हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया के पश्चात जब परिणाम आता है, ठीक है, यानी कि कोई संदेश है, हमारी इंद्रियों ने कोई संदेश दिया, अभिवाही ग्रंथियों द्वारा भेजा गया संदेश, उसके बाद जब उसका परिणाम आया, ठीक है, जब उसका परिणाम आया तो अपवाही ग्रंथियों द्वारा उसे वापस भेज दिया गया, ठीक है। तो ये है इनका कंप्लीट सिद्धांत, ज़्यादा कुछ नहीं इनके सिद्धांत में। हम एक बार और बता दे रहे हैं आपको। अभिप्रेरणा का शरीर रचना का सिद्धांत मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। इन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा का केंद्र बाहरी वातावरण में मौजूद दीपक नहीं है बल्कि हमारा शरीर है। उदाहरण दिया कि अगर हमें भूख लग रही है, भूख प्रेरक है, तो उसकी आवश्यकता हमें महसूस होगी शरीर को हमारे, ना कि भोजन को महसूस होगी, ठीक है। भोजन को इन्होंने बाहरी वातावरण माना था। और फिर अगला है, इन्होंने मुरे एंड मॉर्गन ने कहा था कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो कुछ संदेश किसके द्वारा भेजती हैं, अभिवाही ग्रंथियों के द्वारा भेजती हैं। और इस एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के पश्चात एक परिणाम आता है, ठीक है, परिणाम आता है, उस परिणाम को अपवाही ग्रंथियों द्वारा वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभिप्रेरणा का शरीर रचना सिद्धांत। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, अच्छा है, समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब हम आगे का सिद्धांत देखते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले प्रेरणा के सिद्धांत पे, ठीक है। तो अगला हमारा सिद्धांत है प्रेरणा का एल्डरफर का ERG का सिद्धांत, ठीक है। नया नाम सुना होगा आपने, एल्डरफर का ERG का सिद्धांत। ये इनका जो सिद्धांत है ये मैस्लो के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। एल्डरफर का जो सिद्धांत है ERG का, ये मैस्लो के सिद्धांत पर आधारित है, उनके पदानुक्रमित जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। मैस्लो ने 5 मांगों को रखा था, तो इन्होंने 3 मांगों को रखा है, ठीक है। एल्डरफर का ERG का सिद्धांत मैस्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो मैस्लो ने 5 सिद्धांत दिए थे, 5 मांगे रखी थी, ठीक है। और इन्होंने 3 मांगे रखी हैं, मात्र 3 प्रकार की मांगे रखी हैं, ठीक है। पहली मांग है अस्तित्ववादी मांग, दूसरी है संबंध की मांग, ठीक है, और तीसरी है वृद्धि और विकास की मांग। तो हम देखते हैं कि अस्तित्ववादी मांग क्या है, ठीक। तो जो इनकी अस्तित्ववादी मांग है, जो मैस्लो की पहली और दूसरी मांग की तरह है, ठीक है। मैस्लो की पहली और दूसरी क्या थी, शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा। तो उन्होंने भी कहा है कि अस्तित्ववादी मांग हमारा क्या होता है, बस रोटी कपड़ा और मकान होता है, रोटी कपड़ा और मकान, ओके। तो ये हमारी शारीरिक आवश्यकता हो गई, रोटी कपड़ा, और मकान सुरक्षात्मक अवस्था हो गई। तो इन्होंने पहला और दूसरा एक में मर्ज कर दिया है मैस्लो का, ठीक है। मैस्लो के 5 सिद्धांत के अनुसार इनके ये सारे सिद्धांत आ जाएंगे। तो पहले और दूसरे में अस्तित्ववादी मांग आ गई, ठीक है। मैस्लो का पहला दूसरा सिद्धांत इसमें मिल गया, और इन्होंने अस्तित्ववादी मांग में बताया है कि रोटी कपड़ा और मकान ये हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हो गई, ये सुरक्षात्मक अवस्था मकान की हो गई, ठीक है। फिर अगला हम कहते हैं संबंध की मांग। तो इन्होंने कहा है, ये मैस्लो की तीसरी और चौथी को मिला देंगे, ठीक है, चौथी मांगों को मिला देंगे। तो इन्होंने कहा है कि सम्मान एवं रिश्तों की मांग, सम्मान एवं रिश्तों की मांग, ओके। सम्मान एवं रिश्तों की मांग। तो देखिए ये आपकी तीसरी और चौथी आ गई। रिश्तों की मांग यानी कि सामाजिक आवश्यकता हमारी होगी, सम्मान यानी आत्मसम्मान। तो जो संबंध की मांग है एल्डरफर की, ये मैस्लो की तीसरी और चौथी मांग पर आधारित है, मांग और रिश्तों की मांग, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला आता है वृद्धि एवं विकास की मांग, ठीक, वृद्धि एवं विकास की मांग। तो इसमें इनका ये पांचवी मांग आती है, ठीक है, आत्मसिद्धि की मांग। तो इसमें उन्होंने कहा है कि स्व-विकास और स्वयं के सर्वोच्च बिंदु को प्राप्त करना, स्व-विकास एवं स्वयं के सर्वोच्च बिंदु को प्राप्त करना, स्वयं के सर्वोच्च बिंदु को प्राप्त करना। यानी कि आत्मसिद्धि हो जाना, ठीक है। हर चीज़ की जब आवश्यकताएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, हमारी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाती हैं, तो हमें आत्मसिद्धि हो जाती है, ठीक। हम एक बार इनके सिद्धांत को और समझते हैं, ठीक है। एल्डरफर का ERG का सिद्धांत मैस्लो के पदानुक्रमित सिद्धांत पर आधारित है। मैस्लो ने 5 प्रकार के मैस्लो के 5 प्रकार की मांगों पर आधारित है, ठीक है, पदानुक्रमित सिद्धांत पर। मैस्लो ने 5 प्रकार की मांगें रखी थी, इन्होंने 3 प्रकार की रखी है, लेकिन सब में इन्हें मैस्लो की सारी मांगें आ गई हैं।
तो पहली मांग है इनकी अस्तित्ववादी मांग, जिसमें मैस्लो की पहली और दूसरी मांग आ गई है, रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं और सुरक्षात्मक आवश्यकता। फिर दूसरा है संबंध की मांग, तीसरी और चौथी आवश्यकता ये है उसकी मैस्लो की रिश्तों की मांग, यानी सामाजिक आवश्यकता, सम्मान यानी कि आत्मसम्मान, ठीक है। फिर वृद्धि एवं विकास की मांग, तो इनकी पांचवी अवस्था आ गई है, पांचवी मांग आ गई है इसमें स्व-विकास एवं स्वयं के सर्वोच्च बिंदु को प्राप्त करना, यानी सब कुछ प्राप्त कर ले जाना, आत्मसिद्धि हो जाना, सभी मांगे प्राप्त हो जाना, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाना। उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा आत्मसिद्धि हो जाता है। तो ये हो गया एल्डरफर का ERJ का सिद्धांत, याद रखिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, इतने अच्छे से बताया है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, तो हम देखते हैं अगला सिद्धांत। ये हमारा प्रेरणा का अंतिम सिद्धांत है, ठीक है। अंतिम सिद्धांत है डेसी एवं रायन का आत्मसंकल्प का सिद्धांत, ठीक है। डेसी एवं रायन का आत्मसंकल्प का सिद्धांत। इन्होंने ये कहा है कि एक व्यक्ति जो है किसी कार्य को जब करता है तो वो प्रयास और त्रुटि के बारे में नहीं सोचता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति अपने किसी कार्य को प्रयास और त्रुटि की विधि द्वारा करने को नहीं सोचता है, ठीक है। अगर उससे गलतियां भी हो जाती हैं तो अधिगम करके सुधार कर लेता है। इन्होंने ये चीज़ें कही हैं, ठीक है, कि अगर उससे गलतियां हो भी जाती हैं तो अधिगम करके सुधार कर लेता है, ठीक है। हम पहली लाइन आपको क्लियर करते हैं कि डेसियम रायन के अनुसार कोई भी व्यक्ति कार्य को प्रयास और त्रुटि की विधि द्वारा करने की नहीं सोचता है, ठीक है। कि कोई भी व्यक्ति कार्य को प्रयास और त्रुटि की विधि द्वारा करने की नहीं सोचता है। वो सोचता है कि अगर गलतियां हो भी जाती हैं तो हम अधिगम करके सीख लेंगे, ठीक है। यही सोचता है ना, कि फिर भी अगर गलतियां होती हैं तो हम अधिगम कर लेंगे। और फिर इन्होंने इनके सिद्धांत में ये माना गया है कि किसी व्यक्ति को, क्योंकि सीखने के लिए कोई विधि महत्वपूर्ण नहीं है, इन्होंने कहा है कि सीखने के लिए कोई विधि महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि सीखने के लिए आत्मसंकल्प महत्वपूर्ण है, ठीक है। सीखने के लिए कोई विधि महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि सीखने के लिए आत्मसंकल्प महत्वपूर्ण है। तो एक बार हम इनके सिद्धांत को और बता देते हैं। छोटा सा सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति कार्य को, इनके अनुसार जो है कि कोई भी व्यक्ति कार्य को प्रयास और त्रुटि की विधि द्वारा करने की नहीं सोचता है, ठीक है। वो अगर कार्य करता है, उससे गलतियां भी हो जाती हैं तो अधिगम के द्वारा सीख लेता है। इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर गलतियां हो भी जाती हैं तो वह अधिगम के द्वारा सीख लेता है अंत में, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि जो सीखने की व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति को जो सीखने की विधि महत्वपूर्ण नहीं है, अगर व्यक्ति सीख रहा है तो उसके लिए कोई भी विधि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सीखने का आत्मसंकल्प महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने आत्मसंकल्प को प्रधान माना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा सीखने के लिए विधि कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, जबकि सीखने के लिए आत्मसंकल्प इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये हो गया डेसी एवं रायन का सिद्धांत, ओके। अब उन सिद्धांतों के अतिरिक्त कुछ अलग भी सिद्धांत बच गए, उनको केवल हमें नाम और ये देखना है कि किसने दिया था ये सिद्धांत, वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो अब प्रेरणा के सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ सिद्धांत और बच गए थे। तो कौन सा है? प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? काफमैन ने दिया था। आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। और जो ऐच्छिक सिद्धांत है, संकल्प की इच्छा पर बल देता है। आनुवांशिक पैटर्न का सिद्धांत लॉरेंस ने दिया था, ठीक है। और सक्रियता का सिद्धांत सोलेसवरी, मेल्मो और लिंडसले ने दिया था। एक बार और देख लेते हैं। प्रोत्साहन का सिद्धांत काफमैन ने दिया था। आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। ऐच्छिक सिद्धांत जो संकल्प और इच्छा पर बल देता है, आनुवांशिक पैटर्न का सिद्धांत लॉरेंस ने दिया था। और सक्रियता का सिद्धांत सोलेसवरी, मोल्मे और लिंडसले ने दिया था, ठीक है। तो ये आपका प्रेरणा का था। एक टॉपिक केवल बचा हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो छोटा सा लाइन है, वो कल 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको आज का समझ में आ गया होगा। और इसके लिए पूरा समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। पिछली वीडियो देखे बिना नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।